नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC 105 तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, यानी ये आपका एक नया विषय है। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये फ़र्ज है कि आपको बता दूं कि यह सब्जेक्ट जो है अपने आप में काफ़ी जटिल है, काफ़ी हार्ड है। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको समझ में आए और कुछ चीज़ें हो सकती है आपको समझ में न आए। अगर इससे पहले आपका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, आपने 9, 10 और 11, 12 में आपने पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप बिल्कुल डरिए मत और चौंकिए मत। मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको अच्छे से और विस्तार से, संक्षेप में और लाइव एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है। क्योंकि किताब की जो बातें हैं वो आपके समझ से पढ़े, वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ उदाहरण देते हुए आपको समझाऊं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैप्टर को मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा दूंगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है, यानी अप्रैल 2024 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2024 में, तो आप हमसे हैंड रिटन असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन या मैसेज करना होगा। आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज का हमारा ये टॉपिक, यानी यूनिट 1 का शीर्षक है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, विषय क्षेत्र और उपयोगिता। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है। देखिए, अक्सर हमारे समाज में, हमारे आसपास में या फिर हमारे क्लास में जब हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो हम अपनी तुलना हमारे मित्रों के साथ करते हैं कि हम दोनों में से पढ़ने में अच्छा कौन है। ठीक है, तो तुलना जो है सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं हो सकता है। तुलना के बहुत जो है ना, वो क्या है, तुलना के बहुत आयाम हैं। वो आयाम क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में उसके शारीरिक गठन को लेकर तुलना हो सकता है। कौन अधिक तेज और बुद्धिमान है, उसको लेकर तुलना हो सकता है। किसके पास अधिक संपत्ति या पैसा है, उसको लेके तुलना हो सकता है। किसका घर ज़्यादा बड़ा है, अधिक सुंदर है, उसको लेके भी तुलना हो सकता है। या फिर किस व्यक्ति के पास जो है वो अधिक गाड़ियाँ है, या कौन सा व्यक्ति अधिक सुंदर है, इसको लेके तुलना हो सकता है। तो यही तो है तुलना। लेकिन अब सवाल है कि तुलना हम करते क्यों है? देखिए, तुलना, कंपैरिजन हम करते इसलिए है ताकि हम उससे बेहतर हो सके। जब तक आप किसी से खुद की तुलना नहीं करेंगे तो आप खुद को जो है उससे बेहतर कैसे बनाएंगे? जब भी हम तुलना करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, और जब भी हम तुलना करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति से खुद की तुलना कर रहे हैं, हमें उस व्यक्ति से भी ऊंचा पहुंचना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद से किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हैं और उस व्यक्ति के पास एक कार है और एक बाइक है, लेकिन आपके पास एक कार है, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं भी जो है उससे भी बढ़िया कार लूँगा, तभी तो आप उससे आगे जाएंगे। यानी अभी तुलना कर रहे हैं आप, तो अभी आप उससे पीछे हैं। लेकिन जब भी आप उसके कार से भी महंगी कार आप लेते हैं, तो फिर आप तुलना के दृष्टिकोण से उसे पीछे छोड़ देंगे और आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो यही तो है तुलना। और इसी तुलना को जब हम राजनीति में करते हैं, दो राष्ट्रों के, दो देशों के बीच में करते हैं, तो फिर यह तुलना क्या हो जाता है? राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। अब इसके प्रकृति है, इसका प्रकृति माने इसका नेचर। तो इसका नेचर क्या क्या हो सकता है? एक दो देशों के बीच में किन किन बातों को लेकर तुलना हम कर सकते हैं? सबसे पहले वहाँ के संविधान को लेकर हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसी से ये पता चल जाएगा कि इस देश की पृष्ठभूमि क्या है, इस देश का इतिहास क्या है और इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। ये तो हो गया संविधान की तुलना। उसके बाद हम देशों के भौगोलिक क्षेत्र का भी तुलना करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की तुलना कैसे होगा? अब जैसे कि मान लीजिए कोई लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जो चारों ओर से देश से घिरा हुआ है, समंदर नहीं है। ठीक है, तो उसके पास क्या, उसके पास ये बेनिफिट नहीं है कि समुद्री रास्ते से वो व्यापार करे। लेकिन भारत तीनों ओर से समंदर से घिरा हुआ है, यानी भारत के पास क्या है? व्यापार करने की छूट है। भारत कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है।
अगर एक लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो मैं आपको एक लैंडलॉक कंट्री का नाम देता हूं, मंगोलिया। मंगोलिया चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ कजाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और एक तरफ रसिया है। तो उसके पास समुद्री सीमा नहीं है और समुद्री सीमा का वो फायदा नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे राष्ट्रों से, जो उससे हो सकता है कि छोटा हो, कमजोर हो, लेकिन कजाकिस्तान क्या है, उसके पास समंदर नहीं है, दूसरे देश के पास समंदर है। तो इस तरीके से हम भौगोलिक तुलना कर सकते हैं, सांस्कृतिक तुलना कर सकते हैं कि किस देश की संस्कृति सबसे पुरानी है, सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है। हम देशों के बीच में आर्थिक तुलना कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र सबसे अधिक पैसा वाला है। आपने देखा होगा यूट्यूब में कई वीडियोज़ है और न्यूज़ चैनल वगैरह में जो दिखाते रहते हैं, चाइना और भारत के बीच में कंपैरिजन करते हैं, किसकी जीडीपी अधिक हाई है, ठीक है, किसके पास अधिक सबमरीन है, किसके पास अधिक टैंक है, तोप है, मिसाइल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, कैसे भी करके हो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप भी तैयार रहिए सभी चीज़ों को समझने के लिए। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि किताब की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी नहीं और बहुतों के पास किताब है भी नहीं, तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में पास होने के लिए। तो वो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप फ़ोन करके अपनी नोट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। हैंड टू हैंड 24 आवर्स के अंदर में आपको नोट्स डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले गौर फरमाते हैं 1.2 यानी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय। देखिए, राजनीति क्या है, तुलनात्मक क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये टॉपिक आपका इसी में हो गया कवर, ठीक है। चलिए, अब आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है तुलनाएं, संबंधों की पहचान। उसको हम लोग देखेंगे वो क्या कह रहा है। देखिए, आपके इस पॉइंट में ये कह रहा है कि संबंधों की पहचान, जब भी हम दो राष्ट्रों के बीच में तुलना करते हैं तो हम उस राष्ट्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तुलना आप तभी कर पाएंगे जब आप उस राष्ट्र के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं भारत और चाइना। भारत और चाइना के बीच में आप तुलना तभी कर पाएंगे जब आपको चाइना के संबंध में सभी चीज़ें मालूम होंगी। अगर चाइना के संबंध में आपको कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं है तो फिर आप तुलना ही नहीं कर पाएंगे उसका भारत से, ठीक है। अधिकतर जो दार्शनिक हुए हैं राजनीति विज्ञान के, ठीक है, बड़े बड़े जो विचारक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनका ये मानना था कि लोग जो ये तुलना का इसको नाम दे रहे हैं ना कि भारत का हम चाइना से तुलना कर रहे हैं, असल में ये तुलना नहीं है, असल में ये कंपैरिजन नहीं है। असल में ये क्या है कि आप चीन के बारे में जानना चाहते हैं और चीन के बारे में आपको जानने की इच्छा है, जानने की लालसा है और इसी को आप तुलना का रूप दे रहे हैं, ठीक है। तो यही तो है संबंधों की पहचान। और अक्सर क्या होता है कि हम दो देशों के बीच में तुलना जब करने जाते हैं तो इससे एक फ़ायदा हमारे पास क्या आता है कि हम उस दूसरे राष्ट्र के बारे में जान जाते हैं। अगर हम भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना करें तो इसके लिए हमें अमेरिका के संविधान को पढ़ना होगा और आप तुलना के माध्यम से, तुलना करने के चक्कर में आप क्या करेंगे, अमेरिका के संविधान को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप उस देश के बारे में जान जाएंगे। तो यहाँ पे जो तुलनाएं, संबंधों की पहचान है, ये इसी के बारे में बात करती है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। देखिए, तुलनात्मक राजनीति अलग है और तुलनात्मक सरकार अलग है। देखिए, जब भी हम राजनीति की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं, राजनीति सरकार नहीं है और सरकार राजनीति नहीं है। सरकार और राजनीति में फर्क है, ठीक है। हम सरकार किसे कह सकते हैं, राज्य में जो सरकार है वो है राज्य सरकार, केंद्र में जो सरकार है उसे कहते हैं केंद्र सरकार। लेकिन राजनीति तो हर जगह पर है। पंचायत लेवल पे राजनीति है, आपके घर में भी राजनीति होती है, ऑफिस में राजनीति होता है, बड़े बड़े संस्थाओं में, एनजीओ में राजनीति होता है। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता, जहाँ पे राजनीति नहीं होती। आप क्रिकेट में चले जाओ, क्रिकेट में जो क्रिकेट का टीम का कप्तान होता है, कैप्टन होता है, वो उसी प्लेयर को रखता है अपनी टीम में, प्लेइंग 11 में उसी को खिलाता है जो उसका फेवरेट होता है। यहाँ भी राजनीति है, ठीक है। और जो उसका फेवरेट नहीं होता, आपने देखा होगा जब विराट कोहली हमारे कप्तान थे तब यजुवेंद्र चहल को वो काफ़ी मौका दे रहे थे, क्योंकि यजुवेंद्र चहल जो है ना, उनके साथ काफ़ी करीब का रिश्ता है। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं, यजुवेंद्र चहल टीम से बाहर हो जाता है और शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव वगैरह जो है टीम में वो आ जाते हैं, जबकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी माने चहल से पीछे है। तो यहाँ पर भी राजनीति है। बॉलीवुड में देखें तो बॉलीवुड में भी बहुत भयंकर पॉलिटिक्स है, ठीक है। नेपोटिज्म का जिसको नाम दिया गया है कि जो मेल फीमेल के, जो एक्टर के जो बेटे हैं उन्हें चांस पहले मिलता है,
ठीक है, और जो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन्हें चांस जो है कम मिलता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अपने दम पे आए हैं। रणदीप हुड्डा काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उन्हें देखिए, उन्हें बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नाम लूँ इरफान खान का, उनके साथ भी जो है वो भी नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का तो आपके सामने जो है वो लाइव एग्जाम्पल है। अभी बात करें कार्तिक आर्यन की, तो कार्तिक आर्यन को भी अब फिल्में मिलना जो है वो बंद हो चुका है, वो भी अब नेपोटिज्म का शिकार जो है वो होने लगे हैं। तो राजनीति हर जगह पर है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम राजनीति। ऑफिस में राजनीति, क्रिकेट के मैदान में राजनीति, हर जगह राजनीति है। महेंद्र सिंह धोनी को राजनीति करके जो है टीम से वो कप्तान के पद से हटा दिया गया। रवि शास्त्री और विराट कोहली मिल गए, ठीक है, कोच और कप्तान मिल गया और धोनी पर प्रेशर जो है वो पुट करने लग गया कि आप जो है कप्तानी से इस्तीफा दो। सौरभ गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई बात समझ में? तो राजनीति हर जगह है। लेकिन अगर सरकार की बात करें, तुलनात्मक सरकार में दो सरकारों के बीच में हम क्या करते हैं? अंतर करते, तुलना करते हैं। अब मान लीजिए हम भारत की सरकार और चीन की सरकार के बीच में तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत का सरकार है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो लोकतंत्र को बहाल करने पर जोर देता है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, वो अल्पसंख्यकों के लिए जो है छात्रवृत्ति देता है, वो हज यात्रियों के लिए हज में सब्सिडी को बढ़ाता है। लेकिन चीन की सरकार की बात करें तो चीन की सरकार क्या करती है? चीन में एक मुसलमानों की जाति है उइगुर मुस्लिम। चीन की सरकार उइगुर मुस्लिम को मारती है, पीटती है, उनके मस्जिदों को तोड़ती है, ठीक है, उनके जगहों पर कब्जा करती है, उन्हें रमज़ान के महीने में रोजे रखने नहीं देते, ठीक है, चीन की सरकार उन्हें दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने, ये सब करने नहीं देते। तो इंडिया की सरकार और चीन की सरकार में यही फ़र्क है। अगर बात करें राजनीति की कि भारत की राजनीति कैसी है और चीन की राजनीति कैसी है, तो भारत की राजनीति कैसी है? भारत का पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ है। इंडिया किसी भी देश पर पहले अटैक नहीं करता। हमने पाकिस्तान पर भी अटैक किए हैं, लेकिन पहले नहीं किया है। पाकिस्तान ने पहले हम पर अटैक किया है, तभी हमने उस पर अटैक किया है। आई बात समझ में? लेकिन उसके बाद क्या है कि हमारी राजनीति यही है भारत की कि हम किसी भी देश की जमीन को नहीं कब्जाते। लेकिन चीन की राजनीति क्या है? विस्तारवाद की राजनीति है, विस्तारवाद की पॉलिटिक्स है। वो वियतनाम को कब्जाने के चक्कर में है, भारत के अरुणाचल प्रदेश सिक्किम को कब्जाने के चक्कर में है, वो हांगकांग को कब्जाने के चक्कर में है, उसने तिब्बत को भी कब्जा लिया है। तो ये हो गया तुलनात्मक राजनीति, यानी चीन की राजनीति और भारत की राजनीति के बीच में हम अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब बात करें अमेरिका की राजनीति, तो अमेरिका की राजनीति के लिए कहा जाता है कि अमेरिका ना तो किसी का परमानेंट दोस्त है और ना ही किसी का परमानेंट दुश्मन है। आज से 20, 30, 40 साल पहले भारत और अमेरिका दुश्मन हुआ करते थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का हेल्प किया था। लेकिन आज देख लीजिए, आज अमेरिका की राजनीति बदल चुकी है। आज अमेरिका भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीति अलग है, भारत की राजनीति अलग है। हम रसिया से कल भी दोस्त थे, हम रसिया का आज भी दोस्त हैं। हम इजराइल का कल भी दोस्त थे, हम इजराइल का आज भी दोस्त हैं। तो भारत की राजनीति है क्या? परमानेंट फ्रेंडशिप, यानी अस्थाई मित्रता पर हम जोड़ देते हैं। इन्हें एक बार जिसको हमने मित्र बना लिया, उसे हमने मित्र बना लिया। ये भारत की राजनीति है। लेकिन अमेरिका की राजनीति कैसी है कि नहीं, हम अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपने दोस्त बदलेंगे। आज मेरा इससे फायदा हुआ तो इसको दोस्त बना लेंगे, कल उससे फायदा होगा तो उसको दोस्त बना लेंगे। ये हो गया तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच में अंतर। मैंने क्या है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन, यानी इतिहास के बारे में देखेंगे कि ये तुलनात्मक राजनीति का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये अस्तित्व में आया कैसे। यानी आज जो हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक अध्ययन तुलनात्मक कैसे आया, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, तुलनात्मक राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हमारे पास यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययनों के रूप में आता है। यानी अरस्तु ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। अरस्तु ने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। राज्य यानी आप देश यहाँ पे कह भी सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कि पहले स्टेट ही हम लोग कहते थे, ठीक है, के संविधानों का अध्ययन किया और उनका शासन प्रणालियों के प्रारूप में वर्गीकरण किया।
उसका वर्गीकरण वर्णात्मक और मानकीय दोनों श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया। अर्थात उसने न केवल शासन प्रणालियों और राजनीतिक प्रणालियों का वर्णन किया और वर्गीकरण उनके प्रकारों के अनुसार किया। उदाहरण के लिए लोकतंत्र का तुलना किया, कुलीन तंत्र का तुलना किया, राजतंत्र का तुलना किया। यानी संविधान को तो पढ़ा लेकिन तुलना सभी चीज़ों में किया। तो यहाँ से जो है ना उसका यहाँ पे उत्पत्ति हो जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ। देखिए 19वीं सदी का अंत यानी यहाँ पर भी तुलना आएगा, आप देख लीजिएगा। ये वो समय था जब उदारवाद सबसे प्रबल विचारधारा थी। उदारवाद का मानना होता है कि सभी लोग समान हैं, सभी के साथ सबको अधिकार मिलना चाहिए, ये उदारवाद लोग मानते हैं। और यूरोपीय राष्ट्रीय विश्व राजनीति पर अपरिहार्य प्रभुत्व का आनंद ले रहे थे। माने 19वीं शताब्दी में पूरे विश्व में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, इंग्लैंड का शासन था और कुछ कुछ जगह पे माने फ्रांस का भी शासन था। यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में शासन किसका था? यूरोप का था। यूरोप के फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद इंग्लैंड हो गया। ये जो 3 देश थे, 3 देश जो है पूरे दुनिया पे कब्जा किए हुए थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के शेष दुनिया या तो यूरोपीय उपनिवेश थी या भूतपूर्व उपनिवेशों के रूप में उनके प्रभाव क्षेत्र में थी। कहने का तात्पर्य कि एशिया भी अंग्रेजों का गुलाम था, अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था और अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था। 19वीं सदी में कुछ देशों को माने उपनिवेशवाद से आज़ादी मिल चुका था, यानी अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका था और कुछ देश स्वतंत्र हो चुके थे और कुछ देश स्वतंत्र अभी तक अगर हो भी गए थे तो वो भी अंग्रेजों के छत्र छाया में ही थे। जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य यहाँ पे छोड़ा नहीं था। ठीक है, चलिए इस काल के दौरान अपनाए गए तुलनात्मक अध्ययनों जैसे जेम्स ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज, हरमन फाइनर का थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स और कार्ल जे फ्राइडरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी की दिलचस्पी प्रधान रूप से संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन, शक्ति का वितरण और सरकार के विभिन्न परतों के बीच संबंध में थी। यानी जिनका भी मैंने अभी नाम लिया, ये लोग क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, सभी देशों के संविधान का ये लोग क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह अध्ययन वास्तव में इस दृष्टि से विशुद्ध रूप से तुलनात्मक था नहीं कि इन्होंने बड़ी संख्या में राष्ट्रों को अपने विश्लेषण से बहिष्कृत किया। यानी इन्होंने कुछ राज्य का तो तुलना किया और कुछ राज्यों को इसने क्या किया? नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ ही राष्ट्रों तक सीमित अध्ययन से प्राप्त किया गया, यानी कुछ ही राष्ट्रों का अध्ययन किया गया, सभी का नहीं किया गया। क्या मिला कि सामान्यीकरण बाकी के विश्व के लिए मान्यता का वैध दावा नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे कहने का यह तात्पर्य है कि मान लीजिए पूरे विश्व में 210 देश हैं। ठीक है, तो 210 देश है तो आपने क्या किया? आपने बड़े बड़े महान 10 देशों को का अध्ययन कर लिया। ठीक है, और बाकी का आपने अध्ययन नहीं किया। तो बाकी जो बचे हुए थे उनका आपने अध्ययन नहीं किया। आपने 10 देशों का अध्ययन किया और उसका अध्ययन करके आपने क्या किया? उसी के नियम को आपने समझ लिया कि बाकी देश भी ऐसा ही है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है ना, 10 देशों का अध्ययन करके कि ये बोलना कि नहीं बाकी देश भी ऐसा है, ये बिल्कुल सही कहीं से भी जो है वो सही नहीं है। तो ये 19वीं सदी का अंत था और 20वीं सदी का आरंभ था। ठीक है, चलिए अब आगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, इसे हम जो है आपके अगले यूनिट में, आपके अगले वीडियो के पार्ट में इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 में 2 भाग में वीडियो को हम पढ़ेंगे। ये था वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर यहाँ तक आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।